हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल जीके क्लासेस बाय महेश पे आपका स्वागत है। आज हम जो लेसन कर रहे हैं वह है 6th क्लास का लेसन नंबर 3 प्रारंभिक नगर। यानी शुरू में ये नगर कैसे बसे। जैसे जैसे हम कोई सभ्यता का बारे में पढ़ते हैं, सभ्यता के बारे में जानते हैं और उनके बारे हम जब चर्चा करते हैं तब हमें पता चलता है कि नगरों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, या फिर कालीबंगा सभ्यता आ गई, या मोहनजोदड़ो की सभ्यता आ गई। यानी जैसे जैसे हम अलग अलग सभ्यताओं के नाम लेते हैं और इनके बाद में जब हम चर्चा करते हैं आगे आगे, तब हमें पता चलता है कि इन सभ्यताओं के साथ साथ कुछ नगर भी बसे। उन नगरों की निकासी, उनका नक्शा, उनके रहने सहने के तरीके के बारे में भी हमें पता चलता है और इसी को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और ये जो लेसन है इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी से रिलेटेड 6th क्लास में तो क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। और जो बच्चा जो तैयारी कर रहा है हरियाणा के एचएससी की, या राजस्थान की, या किसी दूसरे स्टेट की जो एनसीईआरटी के बेस पे हिंदी माध्यम से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, उसके ये लेसन बहुत ही फ़ायदे वाला होगा। आप इस लेसन को ध्यान से सुने और इस पूरे लेसन की 1 to 1 एक एक लाइन को मैं यहाँ पर रीड करवाऊँगा और इससे उठने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। और यह हमारा जो पहला जो लेसन तीसरा जो लेसन है प्रारंभिक नगर, इसमें यहाँ पर दिखा रखा है ये लेसन पुराने जो नगर हुए स्टार्टिंग में, पुराने भवनों का संरक्षण। ये दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत। इसमें एक बच्चा जसपाल भी हो सकता है, एक बच्चा हरप्रीत भी हो सकता है। ये अपने घर के पास की एक गली में क्रिकेट खेल रहे थे। इन्होंने ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर इस लेसन पे कि बच्चे आपस में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ़ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे पूरा भूतहा घर कहते थे। यानी गांव के या उस गली के या उस मोहल्ले के या उस शहर के लोग उस खंडर घर के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो ये बच्चे आपस में सोच रहे थे कि यहाँ पर तो भूतवा घर है, यानी यहाँ पर तो भूत लोग रहते हैं, उनके बारे में ये बच्चे आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, यानी इसका वास्तुकला ना बड़ी सुंदर बनी हुई है। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, यानी दो महिलाएं आपस में बात कर रही है, तो वो कह रही कि तुमने कभी ऐसी नक्काशी देखी? अगर देखी है तो बताओ। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि, यानी यहाँ पर किसको बताया? मंत्री जी के बारे में बताया कि मंत्री जी को हमें पत्र लिखकर कहना चाहिए कि इस खूबसूरत घर को संरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करे। यानी मंत्री जो संस्कृति मंत्रालय है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन बन गया कि हमें ये जो संरक्षण करने के लिए किस मंत्रालय को पत्र लिखना चाहिए। अगर हमें ऐसी कोई बिल्डिंग या ऐसा कोई मकान, ऐसा कोई घर दिखे जो सरकार के तौर पर या पर्यटन के तौर पर सुरक्षित रहे, तो हमें उसको किस विभाग को पत्र लिखना चाहिए? तो वो आता है संस्कृति मंत्रालय। यानी किस मंत्रालय के पास? संस्कृति मंत्रालय के पास हमें ये पत्र लिखना चाहिए कि वो हमारे उस एरिए में वो जो या जो खंडर जगह हैं, जो कोई मकान भी हो सकता है या कोई पुरातत्व विभाग के थ्रू होने वाला कोई एक क्षेत्र भी हो सकता है, हमें संस्कृति मंत्रालय के पास ऐसे पत्र लिख करके उसको संरक्षित कराने में भी हमें योगदान करना चाहिए। अब जैसे मैंने भी आपको बताया हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी की कहानी, इसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, यानी रेलवे में सबसे पहले ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय की बात है। तो उस समय में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला। यानी रेलवे की जो लाइनें बिछा रहे थे उस टाइम उन्हें पंजाब में ये हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है और जो इस समय पाकिस्तान में है। ये हड़प्पा जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान में आता है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें
मिलेगी। यानी उन्होंने सोचा कि एक ऐसा खंडर है जहाँ से हमें अच्छी ईंटें प्राप्त हो सकती है, और यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों में से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, और जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई, और कई इमारतें उस समय नष्ट हो गई जब ये रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी। पंजाब में जो अब आधुनिक पाकिस्तान है उसमें ये क्षेत्र आता है। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढा, और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने खंडरों में से एक है। पुराने खंडरों में से एक है, या पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यानी यही एक पहला क्षेत्र था हड़प्पा जहाँ पर पहली खोज हुई थी, और इसी खोज के कारण आज ये हड़प्पा संस्कृति है जो आगे चल कर के पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। यानी इसके बाद में जो चीज़ें इसके नज़दीक में जो चीज़ें मिली ना, उन सभी को उस समय उसके नज़दीक में, जैसे ये पाकिस्तान में हड़प्पा जो क्षेत्र था वहाँ पर उसके पास आसपास वहाँ पर कोई चीज़ें मिली तो उनको हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया, या इससे संबंधित जो क्षेत्र हुए उनको भी हड़प्पा संस्कृति के सभ्यता के क्षेत्र बताए गए। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था, यानी 4700 वर्ष पहले इनका निर्माण हो गया था। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? यानी क्या तुम्हें ये क्वेश्चन हो गया, हमें जो पुरानी इमारतें दिखाई देती है उनका संरक्षण करना चाहिए या उनको तोड़ करके नई इमारतें बनानी चाहिए, और पुरानी रखते हैं तो उनको संरक्षित कैसे रखा जाए, ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। इससे संबंधित यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी भी दिखा रखी है। जैसे ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पंजाब और सिंध जो प्रांत है वहाँ पे है, और भारत में इससे संबंधित जो क्षेत्र आते हैं भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के भारत में वर्तमान जो राज्य हैं उनमें भी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कई क्षेत्र मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तु मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। यानी मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिन पर काले रंग से चित्र बनाए गए थे। पत्थर के बाट, मोहरें, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले हैं। यानी ये जो चीज़ें हैं ये इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिली है, और इन सभ्यता से हमें और जानकारी मिली। जैसे राजस्थान में कालीबंगा आ गई, पंजाब में रोपड़ आ गई, और गुजरात में धोलावीर आ गई, हरियाणा में बन्नावाड़ी जो सभ्यता है ये क्षेत्र भी इसमें शामिल किए गए हैं। इन नगरों की विशेषता क्या थी, ये एक नेक्स्ट चैप्टर का इसी चैप्टर का दूसरा एक क्वेश्चन भी हो गया, और साथ में यहाँ पर हम इसके ऊपर डिस्कस भी करते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी इनमें 2 क्षेत्र थे। एक तो पश्चिमी भाग जो छोटा होता था, जैसे मान लो ये पूर्वी भाग आ गया किसी क्षेत्र का, और ये पश्चिमी भाग आ गया मान लो, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये क्षेत्र छोटा होता था और ये क्षेत्र ऊंचा भी होता था, और ये क्षेत्र नीचे क्षेत्र की तरफ होता, ये ऊंचाई पर होता, ये नीचाई वाले क्षेत्र में आ जाता।
पर इसके चारों ओर एक दीवार बनाई जाती जो ईंटों से बनी हुई होती, और इन 2 हिस्सों में बना हुआ ये क्षेत्र था। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद तक इनकी दीवारें खड़ी रही, और दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें खूब मजबूत रहें। यानी मिस्त्री भी यहाँ पर बड़े ही अनोखे थे। जब ईंटों से चिनाई करते थे या दीवार बनाते थे तो वो दीवार मजबूत रहे और लंबे समय तक टिकाऊ भी रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई जाती थी। यानी कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग होते हैं उनमें खास तरह की इमारतें मिलती हैं। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में, अब ये मोहनजोदड़ो भी एक क्षेत्र में आ गया, खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। यानी एक ऐसा तालाब बनाया गया जिसे महान स्नानागार यानी नहाने का क्षेत्र हो गया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। अब ये भी क्वेश्चन है कि इस तालाब को बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया? ईंटों और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया, और ये सबसे बड़ा स्नानागार था, महान स्नानागार था। और अगर हम इसको देखते हैं जूम करके तो ये मोहनजोदड़ो आ गया। यहाँ पे चहुंदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये जो सभ्यता है ये सारी की सारी सिंधु नदी घाटी की सभ्यता है। ये जो क्षेत्र है ये मोहनजोदड़ो आ गया, और यहाँ पर ही पास में ये चहुंदड़ो सभ्यता आ गई। ये धोलावीरा आ गया, सूरकोट ये हरियाणा गुजरात में आ गया, ये लोथल आ गया, ये सारी कालीबंगा, राखीखेड़ा, राखीगढ़ी और ये हड़प्पा, ये जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर जो प्लास्टर ऑफ और ईंटों का इस्तेमाल है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। चारकोल भी साथ में लगा दिया जाता है ताकि इसके अंदर से पानी का रिसाव न हो सके। और इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। यानी ये मान लो कोई सरोवर है, जैसे यहाँ पर हम एक सरोवर बनाते हैं ये, तो यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बन गई और इस साइड में भी मान लो ये सीढ़ियाँ बन गई। यानी ये 2 तरफ इन्होंने सीढ़ियाँ बनाई और दूसरी तरफ और जो 2 साइड है उनको खाली छोड़ा गया था, बनाई गई, और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और ये जो तालाब बनाया जाता है, इस तालाब के चारों ओर, जैसे ये तालाब था, ये सीढ़ियाँ आ गई इधर, इनके चारों ओर यहाँ पर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुओं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था, और जब इनका उपयोग हो जाता तो इसको खाली कर दिया जाता। शायद यही विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। यानी कोई अवसर होता था तब इनके अंदर स्नान करने के लिए लोग आते थे। जैसे कालीबंगा और लोथल जैसे नगर अन्य नगरों से अग्निकुंड मिलते हैं। अब इनमें 2 सबसे अलग हैं, एक तो कालीबंगा और लोथल। यहाँ पर क्या मिले हैं? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, यानी हवन करते हुए अग्निकुंड दिखाया गया है। यहाँ मिले हैं, दिखाया नहीं, मिले हैं। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। भंडार गृह में गेहूँ, जो खाने का अनाज या दूसरी ऐसी चीज़ें जो सुरक्षित रखनी हो, उनको भी सुरक्षित रखने के लिए इन भंडार गृहों का निर्माण करवाया गया था। ये महान स्नानागार आ गया, ये स्नानागार आ गया। यहाँ पर स्नान करने के लिए ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो आ गया। ये यहाँ पर पानी इकट्ठा करके से पानी रखा गया है। ये 2 साइड, एक साइड ये वाली सीढ़ियाँ होगी, दूसरी साइड ये सीढ़ियाँ हो गई, और यहाँ पर चारों तरफ ये कमरे बनाए हुए हैं। ये पुराने चित्र हैं। और भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, ये हड़प्पा के नगर हैं, उनकी ईंटों की चिनाई का चित्र, ये तो आधुनिक दिखाया गया पर ऐसी वहाँ पर चिनाई की गई थी। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर, यानी इनका जो घर होता था या तो 1 मंजिल का होता या
2 मंजिल के होते। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते और आंगन है वो बीच में होता और उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे और कई घरों में कुएं भी मिले हैं और कुछ घरों में स्नानागार भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले भी मिले हैं, यानी कई जगह नाले भी मिले हैं जिनके ऊपर नाली, जैसे ये नाली आ गई, इसके ऊपर कवर लगा दिया गया, कवर कर दिया, यानी इसको ढक दिया गया। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके और अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा जाता था। ये आधुनिक जैसा अब हम देखते हैं, इंजीनियर ऐसा ही कार्य करते हैं। जैसे ये घर बन रहा है यहाँ पर, इस घर के पास अगर हम, ये घर है मान लो, ये घर आ गया, इस घर की ये 4 दीवारें होगी तो इस घर के पास यहाँ से नाली बना दी और इसकी ढलान इस तरफ मान लो कर दी, तो यहाँ पर इस तरफ पानी जाएगा तो यहाँ पर इस साइड में ये नीचे रहेगी, इस साइड में थोड़ा सा ये ऊपर की ओर होगा कि पानी है इस घर का है वो आराम से निकल सके, ऐसी व्यवस्था की गई थी। और इसके साथ साथ इनको क्या किया जाता था, इन घरों में सड़कें, घरों, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। एक योजनाबद्ध तरीके से इनका निर्माण किया जाता है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? हमने जो पिछला लेसन जो पढ़ा था उसमें और इसमें कई अंतर है। वो अंतर आप इससे जो पहले जो वीडियो बना हुआ था आप उसमें से देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे जो 6 क्लास के जो मैंने लेसन करवाए थे उनके भी वीडियो के लिंक मैं डाल दूंगा, आप उनके द्वारा भी और 2 लेसन है वो आप उनसे देख सकते हो। और ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नगरीय जीवन, अभी नगरों का जो जीवन था वो हम इस लेसन में आगे पढ़ते हैं। ये यहाँ पर सड़क, मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ये साथ में कुएं का भी चित्र दिखा रखा है। यहाँ पर 2 फोटो दिखाए गए हैं, हम इसके बाद में चर्चा करते हैं। पहले नगर जीवन देखते हैं क्या है नगरों का जीवन। नगर जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, यानी हड़प्पा के जो नगर है उनमें पूरी हलचल रही होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे, यानी यहाँ के जो लोग थे वो कुछ ऐसे इंजीनियर थे जो किसी खास योजना से घरों का निर्माण करते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य, जैसे ये लोग शासकों को, जो ये शासक को लोगों को भेजकर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर या अन्य उपयोगी जो चीज़ें मंगवाया करते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषण जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, यानी कलरक भी उस टाइम होते थे और ये लोग सोने और चांदी के लिए आभूषणों की जो कीमतें होती थी उस टाइम इनके ऊपर भी विशेष ध्यान देते थे। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद अन्य चीज़ों पर भी वो लिखने का कार्य करते थे जो बच नहीं पाई है, यानी लिखने का कार्य किसका होता था? उन कलरकों का होता था या फिर जो लिपिक वर्ग होते थे उनका। इसके अलावा शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी अन्य उद्योग स्थलों पर तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी किया करते थे, यहाँ से वे उपयोगी वस्तुएं लाते और साथ ही ले जाते। सुदूर देशों में की कहानियाँ, किस्से सुनते। मिट्टी से बनाए खिलौनों को भी यहाँ पर मिले हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे और यहाँ पर जो खिलौने हैं वो मिट्टी के मिले हैं। ऐसा अनुमान है कि इन खिलौनों से बच्चे खेला करते थे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची
बना सकते हो। हम आज वर्तमान जो नगर है उनके हिसाब से एक सूची बना सकते हैं। और ये जो हड़प्पा सभ्यता के हैं या फिर कालीबंगा सभ्यता के हैं या फिर राखीगढ़ी की जो सभ्यता है, इसके बाद लोथल है या धोलावीरा है, इनकी भी हम एक अलग अलग सूची बना सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे, और एक ऐसी सभ्यता भी हमें देखने को मिल सकती है जो इनसे थोड़ी सी अलग थी। वो मेहरगढ़ जैसे गांव की सभ्यता भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ये आ गया, यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है, ये नाली का चित्र है। एक घरों के साथ साथ बनी हुई नाली का, और एक यहाँ पर एक कुएं का चित्र भी दिखाया गया है। और सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क का चित्र है। ये मोहनजोदड़ो के ऊपर जो हमने पढ़ा था, देखा था, नाली का और सड़क का चित्र बना हुआ है। एक सड़क और उससे में बना नाला है, ऊपर एक कुआं भी है। बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। ये बाईं और जो हड़प्पा सभ्यता की एक हमें मोहर देखने को मिलती है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेख का यह प्राचीनतम उदाहरण है। यानी उपमहाद्वीप में जो भी लेखन मिला है उनमें सबसे प्राचीनतम ये जो लिखाई है वो है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है। इसको पढ़ने के लिए अभी तक विद्वानों को कोई पता नहीं चला कि ये क्या लिखा गया है। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने, और ये जो दूसरे दिखा रखे हैं वो खिलौने हैं। यहाँ पर ये तो एक चित्र आ गया, ये ऊपर एक लिपि आ गई, ये यहाँ पर खिलौने दिखाए गए हैं। आपको इसी लेसन की PDF मेरी टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी मिल सकती है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें होने वाली हर इन्फॉर्मेशन और जो वैकेंसी आती है उनके बारे में भी बताया जाता है। नगर और नए शिल्प, नगर और जो नए शिल्प है उनके बारे में भी यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। आओ कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। जो हड़प्पा के जो नगर है, हमें वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं में बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, यानी तांबे और कांसे से औजार भी बनाए जाते थे, हथियार भी बनाए जाते, गहने बर्तन भी बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, और जो आज भी है, सोने और चांदी के बर्तन भी बनाए जाते हैं, गहने भी बनाए जाते हैं, और तांबे और कांसे के औजार भी बनाए जाते हैं। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक भी हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखा रखा है, यहाँ पर बाट का, पत्थर के जो बाट है उनके बारे में ये ऊपर चित्र दिखाया गया है। ये वाला ऊपर के बाट देखें कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों का निर्माण किया गया है। इन्हें चरट पत्थर से बनाया जाता है, यानी चरट पत्थर होता है उससे इनका निर्माण किया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए उपयोग में लिया गया था। मध्य में दाएं मनके हैं, ये इधर दूसरे चित्र को भी दिखाया गया है। इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से हैं, यानी ये कार्निलियन पत्थर है उसका प्रयोग किया गया है, और पत्थरों को काट कर और तराशा भी गया है। तराश कर मनके तराश कर मनके बनाए गए हैं। कई इनके बीच छेद किए गए हैं और ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, यानी ये बीच में कुछ धारदार भी फलक हमें देखने को मिलता है। नीचे कढ़ाईदार वस्त्र है, और महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी हुई मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें सबसे इसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। यानी ये एक मोहनजोदड़ो में मिले हुए पत्थर की एक मूर्ति है जो उस टाइम बनाया गया एक चित्र है।
और इसके ऊपर कढ़ाईदार ये वस्त्र जैसा इसके ऊपर बनाया गया एक चित्र है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरों का प्रयोग करते, पत्थर की मोहरें बनाते थे और इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र होते थे। यानी ये जो मोहरें हैं इनके ऊपर किन के चित्र ज़्यादातर होते थे? जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। यानी काले रंग का बनाते और उसके ऊपर लाल रंग से उनको तैयार करते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? ये पत्थर के बाट बनाते, क्या वे पत्थर के भी बाट बनाते थे? जब गांव और बाट के बारे में हमने अध्याय 2 में भी चर्चा की है। इससे संबंधित आप वीडियो को वो भी देख सकते हैं। लगभग या संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि मेहरगढ़ में खेती यानी कपास की खेती कब होती थी? आज से 7000 साल पहले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे के वस्तुओं से चिपके हुए मिले भी हैं। पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी हुई तकलियाँ सूत कताई के संकेत देता है। यानी मोहनजोदड़ो में भी जो कपड़े के टुकड़े हैं या चांदी से बनने वाले कुछ फूलदान है या कुछ तांबे के जो वस्त्र हैं या कुछ तांबे से बनने वाले औजारों के बारे में या पक्की मिट्टी या दूसरी चीज़ों को भी यहाँ पर बताया गया है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास जांच या खास चीज़ के बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। यानी कोई खास प्रशिक्षण लेता है तब इनका निर्माण करता है। पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पचकारी करना आदि। और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक का ढंग से बनाया गया है और दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है, किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यानी हमने जो पीछे ऊपर एक आदमी का फ़ोटो देखा, उसका चेहरा और उसकी जो मन के माला या उसके जो वस्त्र है, उसकी जो आँख कान के जो चित्र बनाए हैं, वो एक विशेषज्ञ मूर्तिकार का हमें प्रतीत होता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा काम में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। यानी या तो महिलाएं होती थी ऐसा कार्य करने वाली या फिर पुरुष होते थे। कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही ये काम करने में दक्ष थे। यहाँ पर एक चित्र और दिखाया है फेंस का। यह पत्थर से बनाया गया चित्र है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं और लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यानी फेंस था ना, उसको एक कृत्रिम रूप दे करके तैयार किया जाता है। बल्कि बालू और स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर इसे बनाया जाता था। इस वस्तु को बनाया जाता। बालू या स्फटिक पत्थर या गोंद होता, उसमें मिलाकर के इसको तैयार किया जाता है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे रंग के होते थे। फेंस में से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेंस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती थी? मनके हैं, चूड़ियाँ हैं, बाले हैं और बर्तन, छोटे जो बर्तन हैं वो भी बनाए जाते थे। और हड़प्पा सभ्यता से फेंस मिला है हमें, एक तो शंख है, पत्थर है, उनके बारे में भी यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं। कच्चे माल की खोज में कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं या फिर किसान, पशु
पालक का उत्पादन, पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के आयन, आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे से बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पत्थरों का दूर दूर से आयात करते थे। जो बहुमूल्य पत्थर होते थे उनको दूसरे देशों से या दूसरे स्थानों से मंगवाया जाता था। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा के जो लोग हैं वर्तमान में जो राजस्थान है वहाँ से इसका आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए कांसा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का भी आयात किया जाता है। यानी कांसा किससे बनाया जाता है? तांबे और टीन से बनाया जाता है। जो आधुनिक जो ईरान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ से मंगवाया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। जो बहुमूल्य पत्थर होते थे वो इन देशों से मंगवाया जाता, जबकि सोना जो है कर्नाटक से, आधुनिक जो कर्नाटक है वहाँ से मंगवाया जाता था। ये एक ऊपर चित्र दिखा रखा है, इसको देखते हैं। जैसे चीज़ों को एक तरह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन चित्रों को देखें और एक खिलौना है जो दूसरी एक मोहर है। यानी ये तो एक मोहर है और ऊपर वाला ये खिलौना है। यहाँ पे क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की है। बच्चों का खिलौना हल। आज हल चलाने के वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, यानी आज भी हल का उपयोग किया जाता है। क्या हड़प्पा लोग, सभ्यता के लोग भी इस प्रथा के बारे में जानते थे? अब अगले जो पार्ट इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नगर में रहने वालों के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे होती थी? जो भोजन है खाने के लिए वो कैसे इनको प्राप्त होता था? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते और जानवरों का पालन पोषण करते। किसान चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। यानी खाने का लिए उनको जो सामान देते थे वो किसान ही और देता था, या फिर कोई जो पशुपालन करता था वो ही इनको शासकों को, लेखकों को, दस्तकारों को भोजन का सामान उपलब्ध करवाता था। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हो गया कि हड़प्पा के लोग किसकी खेती किया करते थे? और जैसे ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। यानी जो ज़मीन की खेती करते थे उनके लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। ये भी हड़प्पा काल में देखने को हमें मिलती है। यानी ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया गया। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए। हड़प्पा काल के जो हल हैं वो तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, और लेकिन हल के आकार के खिलौने मिलते हैं। हड़प्पा काल में जो हल बनाए गए थे वो लकड़ी के थे, जबकि जो बच्चों के पास खिलौने होते थे वो मिट्टी के होते थे। वो भी आजकल हमें उनके जो संग्रहालय बनाए गए हैं वहाँ पर देखने को भी मिल सकता है।
वर्तमान में हम जाकर के कालीबंगा जो संग्रहालय वहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे और यहाँ भी पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसका उपयोग भी किया होगा। और ज़रूरत पड़ने उससे फसलों की सिंचाई के लिए उपयोग किया होगा। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे तथा हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। बेर है, मछलियां हैं, हिरण है, इनका शिकार करके वो लोग अपना भरण पोषण यानी अपना खाना या अपने फसल की तरह उनका उपयोग करते हैं। मछली पालन भी किया होगा या फिर मछलियों को पकड़ा भी गया होगा। हड़प्पा में गुजरात में हड़प्पा कालीन नगरों का सूक्ष्म निरीक्षण हम गुजरात के जो नगर हैं उनमें से धोलावीरा इलाका है, उसका हम सूक्ष्म एक निरीक्षण भी यहाँ पर कर रहे हैं। कच्छ के यानी ये धोलावीरा कहाँ किस ज़िले में स्थित है यह कच्छ, गुजरात के कच्छ ज़िले में धोलावीरा नगर बसा हुआ है। इसके में इलाके में खरीद बेत के किनारे, खरीद बेत एक क्षेत्र है, उसके किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। यहाँ पर साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धोलावीरा नगरों को 3 भागों में बांटा गया था। यानी धोलावीरा है वो 3 भागों में बांटा हुआ था, जबकि हड़प्पा के जो नगर थे वो पूर्व और पश्चिम इन 2 भागों में था। ये 3 भागों में बटा हुआ नगर था और इनके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऊंची ऊंची दीवारों का निर्माण पत्थर से किया गया था। इसके अंदर जाने वाले के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार होते थे और इन नगरों में एक खुला मैदान भी होता था जो सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। उनके बीच में खाली मैदान होता था, उसके अंदर ये कोई कार्यक्रम, सार्वजनिक कार्यक्रम होता था, वो करने के लिए स्थान निर्धारित किया गया था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया है। यानी हड़प्पा के सभ्यता के जो कई पत्थर या अक्षर हैं वो यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, मिले थे। पुरातत्ववेदाओं को वहाँ पर ये क्षेत्र मिले थे और उनको आज भी संरक्षित किया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था और ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता में जो लेख थे वो मोहर के रूप में थे, जबकि ये धोलावीरा में जो अवशेष जो मिले हैं वस्तुओं के, ये एक अनोखा ही है। यहाँ पर लकड़ी में को खोद करके उनको तैयार किया गया था। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली जो साबरमती की एक उपनदी है के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से उपलब्ध मिल सके। यानी कच्चा माल है वो यहाँ पर मिल सके। लोथल भी कहाँ है? गुजरात में। और धोलावीरा भी कहाँ है? गुजरात में। ये खंभात की खाड़ी के पास है, वो कच्छ के ज़िले में स्थित है, जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीज़ों का उपयोग एक महान केंद्र था, यानी महत्वपूर्ण केंद्र भी ये था।
इस नगर में एक भंडार गृह भी था और इस भंडार गृह में से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी के अवशेष मिले हैं। मिट्टी पर दबाने से बनी हुई उनकी छाप मिली हैं। और ये यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है। ये लोथल का बंदरगाह है। ये लोथल का एक बंदरगाह है। यहाँ पर ये वाला क्षेत्र लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी और संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया या उतारा जाता था। यानी एक बंदरगाह का सा चित्र लगता है, जो समुद्र के किनारे लोथल है, वहाँ पर ये क्षेत्र आता है। यहाँ एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के बनाने वाले उपकरण तैयार किए मन के भी यहाँ पर मिले हैं। ये एक पत्थर की मोहर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। पत्थर यानी मुद्रा या मुहर और मुद्रांकन या मुहर बंदी। मोहरों का उपयोग सामान्य से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। जिस थैलों को बंद करने के बाद उनके मोहरों पर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी। यानी उन थैलों के ऊपर गीली मिट्टी पोत दी जाती थी, जो उस टाइम एक तरह से उसका सुरक्षित रखने का एक तरीका था। उन मोहरों पर लगाई जाती थी और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। यानी मोहर की जो छाप होती थी उसको क्या कहा जाता था? मोहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। आज भी मोहर का उपयोग होता है और पता लगाओ कि मोहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। यह हम डाकघर में जाते हैं तो हमें उस समय भी वो अपनी मोहर लगाते हैं, और इनके साथ साथ दूसरी ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर मोहर का उपयोग किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। 3900 साल यानी 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का उपयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। यानी मोहनजोदड़ो है, वहाँ पर कचरे के ढेर लगने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गी नुमा घर बनाने लगे। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी और अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, और जिस कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने और ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इनके अलावा मवेशियों इस कारण ईंटें पकाने के लिए ईंधन जरूरत पड़ती थी, जिसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इन सभी नगरों का अंत कैसे हुआ, क्योंकि बाढ़ और नदियों में सूखने का असर कुछ इलाकों में होता है, जबकि संपूर्ण क्षेत्र में एक साथ नहीं होता। ऐसा लगता है कि शासकों और नियंत्रण समाप्त हो गया होगा, जो भी वहाँ परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पंजाब में, जो आधुनिक पाकिस्तान है, वहाँ के सिंध और प्रांत की बस्तियाँ उजड़ गई थी और कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में छोटे छोटे बस्तियों में
जाकर बस गए। इसके अलावा 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हमें अध्याय 5 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। अन्यंतर यानी दूसरी कुछ ऐसी चीज़ें जो इससे मेल खाती है, जैसे मिस्र की सभ्यता है, नील नदी के आसपास का जो क्षेत्र है उसके बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये दूसरी पॉइंट यहाँ पर होता है। एटलस में हम मिस्र के देश को देखते हैं, यानी इजिप्ट। नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। जो नदी के आसपास नील नदी के आसपास के क्षेत्र को छोड़ दें तो मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तानी है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र शासन करने वाले राजाओं में सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरा जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजा करते थे। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। ये जो नीचे चित्र भी दिखा रखा है ये एक पिरामिड है जो मकबरे बनाए थे। ये उस टाइम के मकबरे हैं और बाद में इनको पिरामिड के नाम से जाना जाने लगा। राजा के मरने पर उनके शवों को पिरामिड में दफना दिया जाता था, यानी एक तरह से ये जो कब्रगाहें हैं वो है। इन पिरामिडों में दफना दिया कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा गया है, यानी ये जो शव है इनको क्या कहा जाता है? मम्मी। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेयजल, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर आदि। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेवकों को भी दफनाया दिया जाता था ताकि दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। यानी उस टाइम मिस्र में ही सबसे ज़्यादा जो आदमी को एक्सपायर होने के बाद उनको दफनाया जाता था, तब धन और दौलत अत्यधिक खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी? ये यहाँ पर ये कल्पना के तौर पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले वाले लोथल मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे और तुम्हें माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाने दिया और मोहनजोदड़ो में क्या क्या आपने देखा, उनके ऊपर ये क्वेश्चन आ गए। ये आगे आ गए यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा, टीन, बहुमूल्य पत्थर। अब जैसे सोना है कर्नाटक में मिलता था, ये इस प्रकार के उत्तर है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पर कुछ उपयोगी शब्द है, नगर है, नगर दुर्ग है, शासक है, लिपिक है, मोहर है, इनका भी उपयोग किया गया है। और हड़प्पा के लोगों की वस्तुएं, धातुएं, लेखन, पहिया और इनके बारे में हमने इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन आप इस बुक को जो लेसन है इसको सुन के और दोबारा इन प्रश्नों को नोट करके आप इनके उत्तर निकाल सकते हो। और ये जो महत्वपूर्ण जो तिथियाँ हैं वो भी आप एक क्वेश्चन के तौर पर इनको नोट कर सकते हो। आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसकी PDF के लिए आप GK क्लासेस बाय महेश टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप इसको ज्वाइन करके आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।